आज हम चार्ल्स एल व्हिटफील्ड की किताब हीलिंग द चाइल्ड विद इन पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये किताब उन लोगों के लिए है जिनका बचपन शायद आप कह सकते हैं मुश्किल या थोड़े कॉम्प्लिकेटेड माहौल में गुजरा हो। हाँ बिल्कुल। और इस किताब का जो सार है वो है हमारे अंदर के उस बच्चे को जिसे व्हिटफील्ड चाइल्ड विद इन या रियल सेल्फ कहते हैं, उसे समझना, उसे खोजना और उसके जख्मों को भरना। रियल सेल्फ, ये वो हिस्सा है जो असल में हम है, हमारी असली पहचान। एग्जैक्टली, ये वही है। किताब ये समझाती है कि बचपन के जो मुश्किल अनुभव होते हैं, जैसे घर में कोई लंबी बीमारी हो या नशाखोरी की दिक्कत हो, बहुत ज्यादा सख्ती हो, या बस वो प्यार और पोषण, वो नर्चरिंग ना मिली हो, तो ये सब चीजें हमारे इस असली रूप को, इस रियल सेल्फ को कहीं ना कहीं दबा देती हैं। अच्छा, और जब वो रियल सेल्फ दब जाता है तो फिर एक फॉल्स सेल्फ उभर आता है, एक तरह का नकली रूप जिसे कोड डिपेंडेंट सेल्फ भी कहा गया है। और ये जो फॉल्स सेल्फ है, ये अक्सर हमारे जिंदगी में एक अजीब सा डर या खालीपन, उलझन जैसी, हाँ, उलझन ले आता है। तो चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं आज। जरूर। तो ये जो चाइल्ड विद इन या रियल सेल्फ है, ये असल में है क्या? मतलब कैसा होता है ये? देखिए, ये सिर्फ बचपन की कोई याद नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये हमारे व्यक्तित्व का वो हिस्सा है जो जिंदा दिल है, क्रिएटिव है, एनर्जी से भरा हुआ है। स्वाभाविक रूप से? बिल्कुल स्वाभाविक। जैसे कार्ल युंग ने इसे डिवाइन चाइल्ड कहा, एलिस मिलर ने ट्रू सेल्फ। ये वो हिस्सा है जो बिना किसी रोक टोक के महसूस करता है, प्यार करता है, खेलता है। तो ये इतना प्यारा हिस्सा है, तो ये दब क्यों जाता है? आपने कहा मुश्किल हालात। हाँ, जब हमारी जो बुनियादी इंसानी जरूरतें होती है ना, जैसे सेफ्टी की जरूरत, ध्यान मिलने की जरूरत, हमें कोई स्वीकार करे, हमारी बात सुने, हाँ, बेसिक ह्यूमन नीड्स। एग्जैक्टली। जब ये जरूरतें लगातार पूरी नहीं होती, तो ये जो हमारा नेचुरल हिस्सा है, ये खुद को बचाने के लिए पीछे हट जाता है, छिप जाता है एक तरह से। और कौन सी पारिवारिक स्थितियां हैं जिनमें ये जरूरतें ज्यादातर अधूरी रह जाती हैं? किताब में कुछ बताया है इसके बारे में? हाँ, व्हिटफील्ड कुछ खास चीजों पर फोकस करते हैं, जैसे परिवार में अल्कोहलिज्म या किसी और तरह की नशे की लत। अच्छा। या फिर कोडिपेंडेंसी, मतलब सहनिर्भरता, जहाँ रिश्तों की बाउंड्रीज बहुत धुंधली होती हैं, लोग एक दूसरे पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं अनहेल्दी तरीके से। इसके अलावा घर में कोई मानसिक या शारीरिक बीमारी है, बहुत ही ज्यादा सख्त अनुशासन है, या किसी भी तरह का अब्यूज, चाहे वो इमोशनल हो या फिजिकल, ये सब रियल सेल्फ को दबा सकता है। और फिर वो जगह भरने के लिए फॉल्स सेल्फ आ जाता है। ये कैसा दिखता है ये मुखौटा? ये मुखौटा अक्सर वो होता है जो सबको खुश रखने की कोशिश करता है, प्लीजिंग बिहेवियर जिसे कहते हैं। हाँ, पीपल प्लीजर। बिल्कुल। अपनी फीलिंग्स, खासकर जो मुश्किल भावनाएं हैं जैसे गुस्सा, दुख, उनको छुपाता है, अपनी जरूरतों को देखता ही नहीं, नजरअंदाज करता है, और अपनी पहचान के लिए, खुशी के लिए बाहरी लोगों या चीजों पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाता है। तो अंदर से एक खालीपन रहता होगा। हाँ, अंदर से खोखलापन महसूस हो सकता है। किताब में शर्म यानी शेम पर भी काफी जोर दिया गया है। ये गिल्ट यानी अपराध बोध से अलग कैसे है, ये समझना जरूरी है। ये बहुत ही जरूरी फर्क है। देखिए, गिल्ट होता है जब हमें लगता है कि मैंने कुछ गलत किया, कोई एक्शन गलत था। ओके। लेकिन शेम वो एक ज्यादा गहरी फीलिंग है। वो कहती है, मैं ही गलत हूँ, मुझ में ही कुछ कमी है, मैं काफी अच्छा नहीं हूँ। ओह, ये तो बहुत इंटेंस है। हाँ, ये महसूस करना कि आप अंदर से ही ठीक नहीं हैं। और बिगड़े हुए परिवारों में अक्सर कुछ अनकहे नियम होते हैं, नेगेटिव रूल्स, जैसे अपनी भावनाएं मत दिखाओ या गलती मत करो, परफेक्ट बनो। ये नियम शर्म को और बढ़ाते हैं। समझ गई। तो इसका मतलब ये है कि लगातार ऐसे तनाव और शर्म में बड़े होने का असर बहुत गहरा हो सकता है। क्या ये PTSD जैसा भी हो सकता है? हाँ, व्हिटफील्ड यही कहते हैं कि लंबे समय तक ऐसे डिसफंक्शनल माहौल में रहना पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसे लक्षण पैदा कर सकता है। जैसे व्यक्ति इमोशनली सुन्न हो सकता है, नमनेस। हाँ, नमनेस। या फिर हमेशा एक डर में जीना, हमेशा अलर्ट रहना कि कुछ बुरा होने वाला है। ये सब सुन के लगता है कि रास्ता वाकई मुश्किल है। तो क्या इस चाइल्ड विद इन को ठीक करने का, इस सब से बाहर निकलने का कोई रास्ता है, उम्मीद है? बिल्कुल है। और किताब इसी हीलिंग के सफर के बारे में है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये एक प्रोसेस है, एक यात्रा। और इसका पहला कदम है अपने उस रियल सेल्फ, उस अंदर के बच्चे को धीरे धीरे फिर से पहचानना, उसे सुरक्षित महसूस कराना और अपनी उन जरूरतों को समझना जिन्हें शायद सालों से अनदेखा किया है।
उनको पहचानना और फिर उन्हें हेल्दी तरीकों से पूरा करना सीखना। और एक और बहुत जरूरी हिस्सा है, जो पुराने दुख हैं, जो नुकसान हुए हैं, लॉसेस, उन्हें महसूस करना और उनका शोक मनाना, ग्रीव करना। ग्रीव करना मतलब दुखी होना। हाँ, दुखी होना उन चीजों के लिए जो नहीं मिली, उन तकलीफों के लिए जो सही। और अक्सर ये तब होता है जब हम अपनी कहानी किसी सुरक्षित इंसान के साथ शेयर करते हैं, किसी दोस्त, थेरेपिस्ट या सपोर्ट ग्रुप में। इसमें भावनाओं का सामना करना कितना जरूरी है, जैसे गुस्सा या दुख जो शायद दबा दिए गए हों? ओ, ये तो क्रिटिकल है, बहुत जरूरी। जो दबी हुई भावनाएं हैं, खासकर गुस्सा, वो अंदर ही अंदर नुकसान करती हैं। उन्हें सेफ तरीके से महसूस करना, एक्सप्रेस करना सीखना, ये हीलिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है। और इसके साथ ही कुछ कोर इश्यूज पर काम करना होता है, जैसे कंट्रोल का मुद्दा, भरोसा करने में मुश्किल, फीलिंग से डील करना, या हर चीज की जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी ले लेना। और इस सारी मेहनत का, इस प्रोसेस का आखिर में होता क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन, जहां हम वो पुराने दर्द वाले पैटर्न तोड़ते हैं, ज्यादा ऑथेंटिक बनते हैं, ज्यादा जिम्मेदार बनते हैं और अपने रियल सेल्फ के साथ जुड़कर जीना सीखते हैं। एक तरह से खुद को वापस पाना है ये। तो संक्षेप में कहें तो ये किताब एक रास्ता दिखाती है अपने अंदर के उस बच्चे से, उस असली रूप से दोबारा जुड़ने का, जिसे शायद मुश्किल हालातों ने हमसे कहीं छुपा दिया था। बिल्कुल, ये खुद को गहराई से समझने और हील करने की एक बहुत ही पर्सनल लेकिन जरूरी यात्रा है। इसमें हिम्मत चाहिए अपनी भावनाओं, जरूरतों, पुराने घावों और शर्म का सामना करने की, ताकि हम ज्यादा आजाद और एक स्वस्थ जिंदगी जी सकें। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आज के व्यवहार में, हमारे डरों में या हमारी कुछ इच्छाओं में कहीं हमारे उसी अंदर के बच्चे की कोई अनसुनी आवाज तो नहीं है, जिसे अब हमें सुनने की जरूरत है।